हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री विषय है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में भी क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इस चैप्टर को मतलब इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। क्लास 12 में अगर हिस्ट्री देखा जाए, हिस्ट्री विषय देखा जाए तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात समझ पा रहे हैं? और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल इससे लगभग 17 नंबर का क्या किया था? क्वेश्चन आ गया था, यानी कि 17 नंबर का सवाल इसी चैप्टर से आ गया था। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी चैप्टर को हम लोग बारीकी से, और हमको ये भी हम लोग को पता है कि पिछले साल आया है तो इस साल भी आने का चांस सबसे ज्यादा है। इसीलिए इस चैप्टर को इतने बारीकी से करेंगे ना कि कहीं से भी सवाल पूछा जाए हम लोग चुटकियों में उसको सॉल्व कर देंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। विषय कौन? हिस्ट्री। चलिए, और सब क्लास कौन? क्लास 12। चलिए आइए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानिए। सबसे पहले क्या जानिए? आइए, यानी कि याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास का सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। क्या है? यानी कि सबसे प्राचीनता। इससे पुराना सभ्यता अभी तक भारत में मिला ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? और ये कैसे हम लोग कह सकते हैं? ये हम लोग कह सकते हैं ऐसे, इसका समय काल को देख के, इसके समय काल को देख के। और इसके समय काल कितना है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। कब से लेके कब तक? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये तो घट रहा है। तो याद रखिएगा, ईसा पूर्व जो होता है वो घटते हुए क्रम में आता है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म अभी तक नहीं हुआ। हालांकि इस टॉपिक पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आने वाला है, उसमें इसको अच्छे ढंग से खत्म कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, लेकिन एक मन में सवाल आएगा, भैया ये बताइए आपको ये डेटवा कैसे पता चला कि 2500 से लेके 1750 वाला डेटवा आपको पता कैसे चला? हाँ भाई, ये बात तो सही है। इसके लिए कार्बन 14 विधि का यूज किया गया। अब ये कार्बन 14 विधि क्या है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा मतलब ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। आइए समझते हैं। पहले आपके शरीर में, हम लोग के शरीर में, यानी कि जो जीवित चीज होता है, और जीवित चीज मरने के बाद उसके अंदर दो चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन 14 और कार्बन 12। बात समझिएगा। तो आइए पहले इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, बात समझ पा रहे हैं, और कोई जीव का हड्डी है, बात समझ पा रहे हैं। और इन दोनों में क्या मिलेगा? इन दोनों में आपको क्या मिलेगा? कार्बन 12, कार्बन 14। ध्यान से समझिएगा। बट कार्बन 12 जो होता है ना, वो कार्बन जो 12 होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक में स्टेबल फॉर्म में मिलता है। क्या होता है? प्राकृतिक में स्टेबल फॉर्म में मिलता है। स्टेबल यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर में। इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। यानी कि स्थिर होता है। और ये क्या होता है? अनस्टेबल फॉर्म में मिलेगा। ये कौन सा फॉर्म में मिलेगा? अनस्टेबल फॉर्म में। अनस्टेबल फॉर्म में यानी कि अस्थिर, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ये अस्थिर होता क्यों है? क्योंकि भाई साहब एक बात आपको जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये होता है रेडियो एक्टिव। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रेडियोधर्मी। अब रेडियोधर्मी जो भी चीज धरती पे रेडियोधर्मी होगा ना, उसमें से लगातार एनर्जी निकलते रहेगा। उसमें से क्या होगा? एनर्जी निकलते रहेगा। और एनर्जी भी निकलेगा ना, तो याद रखिएगा ये 3 फॉर्म में एनर्जी निकलता है। कौन सा फॉर्म में? एक होता है
अल्फा फॉर्म में, अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में, अल्फा और बीटा गामा के फॉर्म में एनर्जी निकलते रहता है। यानी कि कोई भी रेडियोधर्मी होता है उसके अंदर से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में क्या निकलता है, एनर्जी निकलते रहता है। और याद रखिएगा इसके एनर्जी को आधा होने में, इसके एनर्जी को आधा होने में लगभग 5730 साल लग जाता है, साल लग जाता है। कितना साल लग जाता है, 5730 साल लग जाता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हमको किसी इंसान का या किसी जानवर का अवशेष मिला होगा, ठीक है, अब उसका हम लोग क्या किए, कार्बन डेटिंग किए और उसमें हम लोग पता लगाए कि कार्बन 14 का मात्रा कितना है। अब हमको पता चल गया कि कार्बन 14 का मात्रा कुछ मात्रा में है, तो हम लोग क्या किए, कार्बन 14 के मात्रा को ही यूज करके हम लोग उसका क्या किए, समय रेखा तय कर दिए, यानी कि टाइम पीरियड पता लगा दिए। इसी से हम लोग क्या कहते हैं कि 2500, यानी कि 2500 से लेके 1700 क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। क्या बताते हैं लोग, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कब से लेके कब तक था, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत, इसीलिए ये क्या है, भारत का सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। कोई दिक्कत, यहां तक तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। और इस सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता। क्या नाम से जाना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज, याद रखिएगा दिमाग से। और कांस्य क्या होता है भैया, ये कॉपर और टीन को आपस में क्या करते हैं, गला के मिलाया जाता है, तब क्या बन जाता है, कांसा बनता है। याद रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? आइए आगे चलते हैं, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता इतना ज्यादा जरूरी भी क्यों बन जाता है, क्योंकि याद रखिएगा ये सभ्यता कोई गांव वाला सभ्यता नहीं था, यह सभ्यता कैसा था, शहरी सभ्यता था भाई साहब। ये सभ्यता कैसा था भाई, शहरी सभ्यता था। अब शहरी सभ्यता कैसे हम लोग कह सकते हैं, तो जो अवशेष मिला है आइए इसके बारे में समझते हैं। कैसा टाइप का अवशेष मिला है, सबसे पहले भाई यहाँ पे जो सड़क था ना वो ग्रिड पट्टी पे था। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है बिहार बोर्ड में, बात समझ पा रहे हैं, कैसा था, ग्रिड पट्टी पे था। भैया ग्रिड पट्टी का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करने वाला, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर में, यहाँ पे देखिए आपस में जो सड़क है वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो घर बना हुआ था वो कच्ची ईंटों की नहीं थी, ये पकी हुई ईंटों की थी। और याद रखिएगा इसलिए इसको क्या कहा गया, शहरी व्यवस्था कहा गया। यहाँ पे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि जो जल निकासी प्रणाली था, बड़ी उन्नत था। यानी कि उन्नत कैसे, हर घर का पानी हर घर का पानी एक बड़ी नालियों में बहता था, और बड़ी नाली क्या करता था, जाके नदियों में मिल जाता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, शहरी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी को सभ्यता को क्या कहा गया, शहरी सभ्यता कहा गया। कोई दिक्कत यहां तक? आइए इस बात को हम लोग एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना माना गया है, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व से। ये कैसे पता चलता है, कार्बन 14 विधि के द्वारा, ये तो हम बता दिए। फिर उसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि यहाँ का लोग क्या इस्तेमाल करता था, कांसा का यूज करता था। हाँ एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे इस सभ्यता को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, इस सभ्यता को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहता है, कांस्य युग की सभ्यता। इस सभ्यता भैया था कैसा, ये सभ्यता भैया शहरी सभ्यता था। ये सभ्यता कैसा था, ये सभ्यता शहरी सभ्यता था। आइए चलिए अब हम लोग यहां तक तो बातें को समझ लिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ये टॉपिक को गौर से देखिए, समझिएगा, प्रोटो हिस्टोरिक। अब इसका मतलब क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब, आइए इससे पहले समझते हैं। देखिए लिखने के आधार पे, मतलब पूरा लिखने के आधार पे, पढ़ने के आधार पे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन के आधार पे क्या किया गया, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए यहां पे समझते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ध्यान समझिएगा क्या बांटा गया है, 3 भाग में, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रागैतिक इतिहास, दूसरा अर्ध
मतलब अर्ध इतिहास मतलब क्या कहते हैं, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया। अब समझिएगा प्री हिस्टोरिक क्या होता है, यानी कि प्रागैतिक इतिहास क्या होता है। समझिएगा, इस काल में लोगों के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है भाई। इस काल में लोगों के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें क्या क्या मिला है, पत्थर मिला है, औजार मिला है, हड्डियां मिला है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ लिखित नहीं मिला है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रोटो हिस्टोरी यानी कि अर्ध इतिहास यानी कि अर्ध इतिहास में आपको क्या मिला हुआ है, याद रखिएगा, लिखा हुआ चीज तो मिला है, लिखा हुआ चीज तो मिला है, बट अभी तक उसको समझा ही नहीं गया है, डिकोड किया ही नहीं गया है कि क्या भाई क्या लिखा है उसमें। तो आइए हम समझाने का कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ये कौन सी है, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि अर्ध ऐतिहासिक है। यानी कि कौन सा काल में आता है, मतलब विभाजन में आता है, अर्ध ऐतिहासिक विभाजन, जहां पे लिखा हुआ तो मिला है लेकिन आज तक उसको पढ़ा ही नहीं गया है। तीसरा में आइए ऐतिहासिक, बात समझिएगा, इसमें क्या है, यहां पे जो भी चीज मिला है उसको हम लोग लिख पढ़ लिए हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो चीज हमको इतिहास से मिला है हम लोग क्या किए, उसको लिख पढ़ लिए, जैसे शिलालेख, सिक्के, ग्रंथ आदि। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आशा करते। इसीलिए यहां पे एक बात लिखा गया है कि याद रखिएगा, यहां पे क्या बात लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये कौन से, ये अर्ध ऐतिहासिक काल, यानी कि इसका जो लिपि है वो कौन से काल में है। लिपि को इतिहास में 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि कौन से काल का लिपि माना गया है अभी तक, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक माना गया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर से समझिएगा, लिपि के आधार पे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पे? लिपि के आधार पे। और लिपि के आधार पे इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, वो कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, पहला को कहते हैं प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिक इतिहास। कौन सा? प्रागैतिक इतिहास। दूसरा अर्ध इतिहास यानी कि अर्ध इतिहास, ठीक है, उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। तीसरा को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक हिस्टोरिक कहते हैं। यानी कि फिर समझिएगा, क्या याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक में क्या होता है, समान तो मिला है, यानी कि कुछ लिखा हुआ अभी तक नहीं मिला है। इस एज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला है, पत्थर मिला है, औजार मिला है, हड्डी मिला है, गुफा पे चित्र मिला है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि अर्ध ऐतिहासिक में क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ तो कुछ मिला है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं गया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा। और ऐतिहासिक में यानी कि क्या कहते हैं, ऐतिहासिक में, हिस्टोरिक में क्या मिलता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो चीज मिला है उसको अच्छे से लिख पढ़ लिए हैं। बात समझ पा रहे? जैसे ग्रंथ, शिलालेख और सिक्के आदि। इसको किसके आधार पर बांटा गया है? लिपि के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर बांटा गया है? लिपि के आधार पर। इसीलिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी का सभ्यता कौन से लिपि, कौन से मतलब कि लिपि में बांटा गया है, मतलब किस लिपि में आता है? तो प्रो हिस्टोरिक लिपि में, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्या हुआ है? जो लिखा गया है वो आज तक पढ़ा नहीं गया। कोई दिक्कत? यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में तो समझ में आ गया, आदि ऐतिहासिक के बारे में समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, समझिएगा। अब यहां पे कहानी बदलता है। कोई दिक्कत? यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो क्या था कि भारत में समझिएगा चारों तरफ फैला हुआ था। सिंधु घाटी जो सभ्यता था भारत में चारों तरफ फैला हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी कि उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में। तो आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आइए समझिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में मांडा जो कहां पे है? चिनाब नदी के पास। मांडा कहां पे है? चिनाब नदी के पास। राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए उत्तर के बाद आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। दैमाबाद कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? आइए यहां पे। अब आते हैं पूरब में। पूरब में आलमगीरपुर। किस नदी? हिंडन नदी। किस नदी? हिंडन नदी। कहां? पूरब में। कहां? आलमगीरपुर। याद रखिएगा ध्यान से। और ये कहां पे है? यूपी।
यूपी। यूपी कहाँ? आदित्य योगीनाथ के राज्य में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? आइए यहाँ पे। उसके बाद पूर्व से लेके पश्चिम में, पश्चिम में याद रखिएगा आपका, पश्चिम इधर यहाँ पे लिख देते, पश्चिम में ठीक है, याद रखिएगा सुतकोंडर, यानी कि याद रखिएगा सुतकोंडर। अब कौन से नदी? दशक नदी, यानी कौन सी नदी? दासक नदी, याद रखिए। बात समझ पा रहे हैं? और ये कहां पे है? ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी एक जगह है बलूच, बलूच, यानी कि यहां पाकिस्तान में एक जगह, उसका नाम क्या है? बलूच, बलूचिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना, जो अब अलग होने वाला है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से समझिए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से लेके कहां तक फैला हुआ था? उत्तर से लेके, यानी कि उत्तर से लेके उत्तर में कहां पे? मांडा, मांडा किस नदी के पास? चिनाब नदी के पास। कौन सा जगह? जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण में कहां पे? दक्षिण में कहां पे? दैमाबाद। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। आइए यहाँ पे पूरब में, पूरब में आलमगीरपुर। किस नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। और कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आइए पश्चिम में कहां पे? याद रखिएगा सुतकोंडर। ये कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहां? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहां? बलूचिस्तान में, जिसको बलूच भी कहा जाता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, हालत यहाँ पे हो गया है खराब। कोई दिक्कत यहां तक तो आपको समझ में आ गया? यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। चलिए यहां तक तो हम लोग को बातें समझ में आ गया। 2 मिनट रुकिएगा, पानी हम पी ले। आइए, गला सूख गया भाई अपना, जल्दी से हम लोग। अब सुनिए, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होता है। इतना बात तो हम लोग समझ गए। हम लोग क्या समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में एक क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी समझने का कोशिश करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, भारत में याद रखिएगा, कहानी सुनिएगा, तो भारत में 1921 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था। भारत में क्या माना जा रहा था? 1921 से पहले यह माना जा रहा था कि भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? वैदिक सभ्यता। लेकिन 1921 के बाद भारत में क्या मानने लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ही भारत का क्या है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। आइए इसके कहानी को समझने का कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा, कहानी है यहाँ पे, कुछ कहानी को समझिएगा। 1826 में चार्ल्स, क्या रखिएगा, मेसन, चार्ल्स मेसन को क्या मिला था कि कुछ टीला मिला था। बात समझ पा रहे हैं? कुछ टीला मिला था। और ये जाके क्या करते हैं, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी को बताते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे ना कुछ प्राचीन चीज मिला है। लॉर्ड डलहौजी भाई अपना रेल विस्तार करने में लगे थे। कहें कि ना भाई हम तो रेल चलाना, हमको कोनो मतलब नहीं, हमको पैसा से मतलब है भाई, हमको कोनो इतिहास से मतलब नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी को कुछ मतलब नहीं था। तो लॉर्ड डलहौजी कहे भाई इसको हम नहीं कुछ समझते हैं, इसको जैसे तैसे रहने दो। फिर याद रखिएगा तब क्या हुआ, तब ये जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम के पास, ठीक है ना, कि भाई है क्या। एलेक्जेंडर कनिंघम उस समय याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं और एएसआई के क्या थे, संस्थापक भी थे। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के क्या थे, संस्थापक भी थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको क्या कहा जाता है, भारत के पुरातत्व के पिता भी कहा जाता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है और इसको भी जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। ये बात कब तक है? 1856 का बात है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए यहाँ पे, लेकिन क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। याद रखिएगा यहां पे समझिएगा। पहली बात 1905 में क्या होता है कि एक वायसराय आते हैं, ठीक है ना, जिनका नाम क्या होता है, लॉर्ड कर्जन। और ये खुद ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। बात समझ पा रहे हैं? ये खुद ही आर्कियोलॉजिस्ट थे। जब वो अवशेष को देखते हैं तो इनके अंदर है ना रुचि जग जाता है और कहते हैं कि भाई ये तो इतिहास का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तब वो क्या करते हैं, उस समय के याद रखिएगा एएसआई,
उस समय के एएसआई को बुलाते हैं। उनका नाम क्या था? जॉन मार्शल। उस समय 1905 में जो एएसआई थे उनका नाम क्या था? महानिदेशक का नाम क्या था? जॉन मार्शल। क्या नाम था भाई? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। अब याद रखिएगा जॉन मार्शल क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जॉन मार्शल क्या करते हैं? दो टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो टीम बनाते हैं। और दोनों टीम, दो टीम बनाते हैं। एक टीम बनाते हैं उन दयाराम साहनी के साथ और एक टीम बनाते हैं रखालदास बनर्जी के साथ। कोई दिक्कत? एक टीम किसके साथ बनाते हैं? दयाराम साहनी के साथ, और एक टीम बनाते हैं रखालदास बनर्जी के साथ। ध्यान से समझिएगा। अब याद रखिएगा, अब ये क्या करे, दोनों को अपने अपने जगह पे, अलग अलग जगह पे भेज देते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? दोनों को पश्चिम के दिशा में अलग अलग जगह पे भेज, क्योंकि उस समय पश्चिम के ही साइड में ही ना क्या ये सब चीजें निकलना स्टार्ट हुआ, तो भेज देते हैं। अब सुनिए, जिसके सामने दया लगा होगा, जिसके पास, जिसके नाम में राम लगा होगा, उस पर दया तो भगवान करेंगे ही करेंगे। ध्यान समझिएगा, जिसके नाम में जो भगवान का नाम लिया होगा उस पर दया तो होना ही है। 1921 में दयाराम साहनी को क्या मिल जाता है? हड़प्पा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हड़प्पा मिल जाता है। और याद रखिएगा, उसी के एक साल के बाद रखालदास बनर्जी को मिल जाता है मोहनजोदारो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं। आगे आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत? माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदारो को। कोई दिक्कत यहां तक? तब याद रखिएगा, तब उस समय के, तब इस पे रिसर्च होता है, कार्बन डेटिंग किया जाता है, तो पता चलता है क्या कि भाई साहब ये तो क्या है, ये तो मतलब माना जाता था वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का माना गया है कि वैदिक काल का समय माना गया। बात समझ पा रहे हैं? उससे 1500 से लेके 1000 तक का हम लोग क्या मानते हैं? वैदिक काल को मानते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। लेकिन ये क्या कहा था कि भाई ये तो वैदिक काल से भी पुराना है। ये क्या है? ये तो वैदिक काल से भी पुराना है। और इसका समय काल कितना बताया गया था? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, कब तक? ईसा पूर्व तक। तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? भारत का सबसे प्राचीनतम क्या बन जाता है? सभ्यता बन जाता है। कौन सभ्यता बन जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और यही बात को जॉन मार्शल क्या कहते हैं, जो भारत के निदेशक रहते हैं उस समय, एएसआई रहते हैं, वो सभी दुनिया के सामने ये बात रखते हैं कि हमें दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यता मिल गया है, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के पास इसका अवशेष सबसे ज्यादा मिला। याद रखिए, कोई दिक्कत? तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। और देखिएगा, हड़प्पा में एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, ध्यान समझिएगा। एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि हम लोग का हिंदी का बैच स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा, हिंदी का एकदम फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। सितंबर से स्टार्ट होगा, और आप लोग को याद रखिएगा, हम चाहते हैं कि आप लोग आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है ना? और यहाँ पे याद रखिएगा, याद रखिएगा, हर साल यहीं पे हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आता है। 97 भी आ चुका है, 92 भी आ चुका है, और 95 भी आ चुका है। तो याद रखिएगा, अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो जरूर आइए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो है, याद रखिए किसके द्वारा खोजा गया? फिर से रिवीजन कीजिए। जिसके नाम में राम लगा होगा तो दया भी उसी के पास होगा। तो यानी कि याद रखिएगा, कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा? क्या बताइए, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा क्या खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया। क्या खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया। और हड़प्पा कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा, रावी नदी के पास। कहां पे है? रावी नदी के पास। कहां पे है? रावी नदी के पास। इसलिए दिमाग को हमेशा खोल के रखिएगा। अब समझिएगा, अब यहां पे कुछ चीजें मिला है, अब इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, सबसे पहले किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है? तो आइए हम लोग समझते हैं। इसमें भी इससे मिलता है। सब देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या मिलेगा? हड़प्पा को खोजने वाले पहले शख्स का नाम बताइए। तो आप क्या बताइएगा? दयाराम साहनी। कब? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कब? 1921। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कब? 1921। याद रखिएगा। और कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास। कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास। ध्यान समझिएगा, यहां पे
यहाँ पे दो कतार में, यानी कि याद रखिएगा यहाँ पे दो कतार में अन्नागर भी मिला है। यहाँ पे एक अन्नागर भी मिला है, ग्रेनरी हाउस कहा जाता है इसको, जहां पे एक साइड में 6 कमरा है और इधर साइड में भी 6 कमरा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इस अन्नागर में मेनली देखिए कि क्या चीज का अवशेष मिला है, जौ और गेहूं का अवशेष मिला है। यानी कि इसमें क्या रखा जाता था, जौ और गेहूं रखा जाता था। क्या रखा जाता था, जौ और गेहूं रखा जाता था। तो उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, उसके अलावा यहाँ पे इंसान के कम से कम यहाँ पे जो, यानी कि एक चीज और भी पता चलता है, एक सवाल आपसे और भी पूछा जाता है एग्जाम इसमें, कि सिंधु घाटी के सभ्यता, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे वो क्या करते थे, लाशों को जलाया करते थे कि दफनाया करते थे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता ना लाशों को जलाते नहीं थे, दफना दिए करते थे। क्योंकि याद रखिएगा इस सभ्यता में हम लोग को 57 जो होता है, याद रखिएगा 57, ध्यान समझिएगा, तो याद रखिएगा 57 हम लोग को क्या मिला, ह्यूमन स्केलेटन मिला, यानी कि मतलब मानव कंकाल मिला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? जिसमें से 37 को एकदम अच्छे अवस्था में मिला हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, R37 कहा जाता है। और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, R37 का मतलब क्या है? दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि R37 का मतलब क्या है, और ये R37 जो होता है ये कहाँ, यानी कि क्या कहाँ पे मिला है, जो क्या होता है, कंकाल, यानी कि 37 जो अच्छे हालत में कंकाल कहाँ मिले हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा से क्या क्या सवाल बनता है? सबसे पहले हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा कब किया गया, 1921 में किया गया। हड़प्पा किस नदी के पास है, तो रावी नदी के पास है। याद रखिए हड़प्पा में, याद रखिएगा दूसरी बात और क्या पूछा जाता है, हड़प्पा में याद रखिएगा, हड़प्पा में एक 12 कमरे वाला, याद रखिएगा 12 कमरे वाला क्या मिला, अन्नागर मिला। ठीक है ना? उसमें क्या क्या चीज रखा जाता था, तो गेहूं और जौ रखा जाता था। ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे R37 भी मिला हुआ है, यानी कि ऐसा मृत कंकाल जो अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। उसकी संख्या कितनी है, तो 37 है। कोई दिक्कत यहां तक? आइए, ये बात तो हम लोग समझ गए। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत? यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं। आइए, अब यहां तक तो बात समझ चुके हैं। तो याद रखिएगा समय के साथ धीरे धीरे और भी चीज खोज होता गया। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं इसके, इस चार्ट को भी हम लोग को याद करना है। ध्यान समझिएगा, इस चार्ट को भी हम लोग को याद करना है। एक तो हम आपको याद करवा दिए, एक और याद करना है। याद रखिएगा मोहनजोदारो का खोज किसके द्वारा किया गया, रखाल दास बनर्जी, जिसको हिंदी में आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। कब, 1922। और ये किस नदी के पास है, यही सिंधु नदी के पास है। मोहनजोदारो जो है वो किस नदी के पास है, वो सिंधु नदी के पास है। कोई दिक्कत यहां तक? बात को समझिएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इसी में, फिर उसके बाद मिला लोथल मिला, ठीक है ना, किसके द्वारा, रंगा राव के द्वारा मिला, खोजा गया। कब, 1955 से लेके 1957 तक। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा। और किस नदी के पास है, भोगवा नदी के पास है। किस नदी के पास है, भोगवा नदी के पास है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यानी कालीबंगा किसके द्वारा खोज किया गया, ठीक है ना, अमलानंद घोष के द्वारा क्या खोज किया गया, अमलानंद घोष के द्वारा खोज किया। कब किया, 1953 में। किस नदी के पास है, घग्गर नदी के पास है। किस नदी के पास है, घग्गर नदी के पास है। ठीक है ना। वनावली, ध्यान समझिएगा, वनावली, ठीक है ना, RS यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कब, 1973 में। कहां पे है, कौन से नदी के पास, सरस्वती नदी के पास है। याद रखिएगा। चौथा, राखीगढ़ी, ये क्या है, सूरजभान, यानी कि सूरजभान के द्वारा खोजा गया। कब, याद रखिएगा, 69, यानी कि 1969 में खोजा गया। बात समझ पा रहे? और कहां है, सरस्वती नदी के पास है, यानी कि 1969 में। कोई दिक्कत यहां तक? 1969 में, ठीक है ना, 69 70, यानी कि 1969 में। कोई दिक्कत? आइए यहां पे ये बात याद रखिएगा। इस चार्ट को आपको याद करना है। इस चार्ट से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इस चार्ट को आप लोग याद ही कर जाइएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आइए, यहां तक तो हम लोग समझ गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के भौतिक विस्तार और सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में बताइए। ये पक्का क्वेश्चन इस बार कहीं आ जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए।
अब हम लोग बात करते हैं मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, यानी कि माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, यानी कि मृतकों का टीला। एक क्वेश्चन सीधे आपसे पूछेगा, किसको सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहा जाता है, तो यानी कि याद रखिएगा मोहनजोदारो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा इनको किसके द्वारा खोजा गया, इसको किसके द्वारा खोजा गया, रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। इसको किसके द्वारा खोजा गया, रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? याद रखिएगा 1922 में। 1922 में कब खोजा गया? 1922 में। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा इस बात को। आइए यहां पे हम लोग बात समझते हैं, याद रखिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये कौन सी नदी के पास है? तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के पास है। याद रखिए कौन से नदी के पास है? तो याद रखिए सिंधु नदी के पास है। कौन से नदी के पास है? सिंधु नदी के पास है। याद रखिएगा यहीं पे आपको क्या मिलता है? विशाल अन्नागढ़। देखो अन्नागढ़ सब जगह ही मिला था, ध्यान समझना, अन्नागढ़ सब जगह ही मिला था, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागढ़ कहां मिला था? तो याद रखिएगा मोहनजोदारो में। याद रखिएगा सबसे, देखो स्नानगढ़ सब जगह ही था, लेकिन विशाल स्नानगढ़, ग्रेट बाथ कहां मिला था? मोहनजोदारो में। कहां मिला था? मोहनजोदारो में। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहां पे आपको क्या मिला था? विशाल अन्नागढ़ भी मिला था और विशाल स्नानगढ़ भी मिला था। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए यहां पे फिर आते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, कुछ और भी चीजें मिला था। एक तो ये क्वेश्चन भाई बार बार रिपीट करता है, ये दोनों क्वेश्चन तो इतना रिपीट करता है कि हम आपको क्या ही बताएं। याद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से इस बातों को। एक ये है पशुपतिनाथ का, यानी कि भगवान पशुपति देव का एक चिन्ह मिला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा भगवान पशुपति जी को क्या कहता है? पशु का मतलब देवता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। और याद रखिएगा इससे भी सवाल बना हुआ है भाई साहब। याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि ये क्या है? एक मोहर है। बात समझ पा रहे? ये क्या है? एक मोहर है। बात समझ पा रहे? तो इस मोहर में कुछ जानवरों का छवि दिख रहा होगा, जैसे राइट में, यानी कि राइट में दाईं ओर बाघ और हाथी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? आप गौर से आप देखते चलिए वहां से। बाईं ओर क्या दिख रहा है? सॉरी दाईं ओर क्या दिख रहा है? हाथी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बाघ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाथी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बाघ दिख रहा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर याद रखिएगा दाईं ओर गेंडा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? भैंसा दिख रहा है। याद रखिए क्या दिख रहा है? गेंडा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? भैंसा दिख रहा है। फिर बात समझिएगा, यहाँ पे नीचे दो हरिण दिख रहा है। नीचे दो हरिण दिख रहा है। बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यह सवाल आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है? इस पूरे मोहर में ऐसा कौन सा जानवर नहीं दिख रहा है? इसमें यह सवाल पूछा गया है कि इस पूरे मोहर में कौन सा जानवर नहीं दिख रहा है? तो इसमें आंसर होगा यहाँ पे शेर नहीं दिख रहा है। बाघ दिख रहा है भाई साहब, लेकिन शेर नहीं दिख रहा है। एक याद चीज रखिएगा कि एक ये भी क्वेश्चन बना था कि नीचे की ओर कौन से दो जानवर दिख रहे हैं? तो याद रखिएगा हरिण दिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? डियर भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये बात तो आप लोगों को समझ गए होंगे। एक और चीज मिला है, कांस का बना हुआ, याद रखिएगा नृत्य करती हुई एक मूर्ति भी मिली है। याद रखिएगा नर्तक की मूर्ति, जो किसकी बनी हुई है? कांस की बनी हुई। इसीलिए इसको क्या कहते थे? कांस युग की सभ्यता बोला जाता था। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझिएगा यहाँ पे। इसलिए याद रखिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी सवाल, पशुपति मोहर का कौन से पशु अंकित है? ये भी सवाल बन सकता है। मोहनजोदारो के प्रमुख, ठीक है ना, यानी कि आप याद रखिएगा मोहनजोदारो कलात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, रचनात्मक एवं कलात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा ये सब PYQ ही है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद चुहुंद्रो, याद रखिएगा चुहुंद्रो, भाई कहने गया रे, चुहुंद्रो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। औद्योगिक एवं शिल्प केंद्र, याद रखिएगा आपसे एक सवाल यह भी पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक एवं शिल्प केंद्र
कहां पे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक एवं शिल्प केंद्र कहां पे स्थित था? याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज के बारे में, चुहंद्रों के बारे में समझिएगा। सबसे पहले ये क्या था? औद्योगिक एवं शिल्प केंद्र था। याद रखिएगा, दुर्ग रहित, यहाँ पे आगे हम लोग को पता चलेगा भैया ये दुर्ग क्या था, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पे दुर्ग नहीं मिला था, तो याद रखिएगा ये है चुहंद्रो। कोई दिक्कत? ये कौन है? चुहंद्रो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? और याद रखिएगा, समझिएगा पहली बात, यहां पे याद रखिएगा औरतों का सौंदर्य का सामान बनता था और यहीं पे औरतों के सौंदर्य का सामान पाया गया है। एक सवाल तो यह भी पूछा गया है एग्जाम में, इसी साल पूछा गया है। दूसरी सवाल, मन के बनाने की कारखाना कहां मिला है? मन का मतलब माला होता है, ठीक है ना, यानी कि मोती, यानी कि समझिएगा मन के कारखाने कहां मिले हुए हैं? जहां कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे क्या? माला। क्या? माला। तो यहां कहां मिला हुआ है? याद रखिएगा चुहंद्रों में मिला हुआ है। याद रखिएगा ईंटों और, ठीक है ना, आप समझिएगा ईंटों पे कुत्ते और बिल्ली के, ठीक है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिला हुआ है? एक चिन्ह मिला हुआ है कि नहीं है का रहे मतलब क्या कहते हैं, ईंटों पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का क्या मिला? पीछा करते हुए एक चिन्ह मिला हुआ है, ठीक है ना, पंजों का निशान मिला हुआ है। समझिएगा पहली बात, ये सब चीजें कहां मिला हुआ है? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि कहां पे कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र मिला है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, जहां पंजों का निशान कहा गया मतलब ब्रैकेट में, याद रखिएगा कहां पे? तो चुहंद्रों में। यानी कि समझिएगा, फिर से सवाल को समझिएगा कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करना वाला मतलब साक्ष्य कहां मिला है? चुहंद्रों में मिला है। ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र दुर्ग रहित नगर कौन सा था? ठीक है ना। दूसरी बात, देखिए हम क्या करते हैं, चुहंद्रों को प्रमुख औद्योगिक शिल्प का केंद्र मानते हैं। ये क्वेश्चन इस साल जाके देखिएगा, आपको सब क्या मिलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी इसका बन सकता है, लेकिन हालांकि चलिए अब हम लोग ने देख लिया कि अब इसके बारे में आगे चलते हैं, हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा चीज के बारे में, मतलब अब क्या करते हैं, इसी सभ्यता में एक स्थल है जिसका नाम क्या है? लोथल। लोथल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि लोथल खोजा किसके द्वारा गया था। सबसे पहले ये जानिए कि लोथल खोजा किसके द्वारा गया था। समझिएगा यहाँ पे लोथल, आइए यहाँ पे लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल एस राव यानी कि रंगा राव के द्वारा, किसके द्वारा? रंगा राव के द्वारा, ठीक है ना। लोथल रंगा राव के द्वारा खोला है। कब खोजा गया था? तो याद रखिएगा कब खोजा गया था? रंगा राव के द्वारा कब खोजा गया था? 1955 और 1957 के बीच में। यानी कि लोथल कहां है? भोगवा नदी के पास। कहां है? भोगवा नदी के पास। इतना बात समझ गए? तो लोथल के बारे में हम लोग जान गए, लोथल के बारे में हम लोग जान गए किसके द्वारा खोजा गया था, ये सब चीजें हम लोग जान गए। आइए लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल क्या था? अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड। और इसको एक और नाम से जानता है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाजार। डॉकयार्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? गोदी। जहां पे नाव आके क्या करता है? लंगर डाल के पार्क होता है, जहां पे नाव को रखा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? उसी को क्या कहा जाता है? गोदी बड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहां तक? जिसको बंदरगाह, यानी कि ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह भी थी। याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम। और याद रखिएगा कौन सा बंदरगाह, क्या नाम था और कहां पे था? उसका नाम लोथल था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और लोथल है कहां भाई साहब? लोथल है कहां? तो यह है गुजरात में। कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए यहां पे हम लोग बात करते हैं। समझिएगा एक चीज, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे नाव आता था तो जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग देशों से यहां पे व्यापार भी होता था। कोई दिक्कत? जब नाव आ रहा है तो जाहिर सी बात है व्यापार भी तो हो रहा होगा। आओ यहां पे हम लोग बात समझते थे। यहां पे व्यापारिक, समझना, यहां पे हमको मिलता है फारस, यानी कि यहां पे मिली फारस की मुहरे। बात समझ पा रहे हैं? फारस की मुहरे। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पे फारस की मुहरे मिली हैं? तो याद रखिएगा लोथल। क्या कहां मिला है? लोथल में। आओ फिर यहां समझते हैं। फिर याद रखिएगा मुहरे मिली है। याद रखिएगा यहां, इसके अलावा यहां पे क्या मिला है? अग्निकुंड। यहां पे क्या मिला है? अग्निकुंड, यानी कि धर्म अनुष्ठान, यहां पे भी धर्म अनुष्ठान होता था और यहां पे क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। और याद रखिएगा
एक यही जगह यहीं पे चावल के दाने का अवशेष भी मिला है। यहां पे क्या मिला है? चावल के दाने का अवशेष भी मिला है। क्या मिला है? चावल के दाने का अवशेष मिला। फिर ध्यान से सुनिए, लोथल क्या था? लोथल था डोक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यहीं पे क्या हुआ था? नाव आके पार्क होता था। और ये विश्व का सबसे पहला कृत्रिम क्या है? तो डॉकयार्ड है, यानी कि क्या है? बंदरगाह है। कहां पे है? लोथल। लोथल है ही कहां? गुजरात में। कोई दिक्कत यहां तक? और यहीं पे क्या मिला है? फारस के मुहरे मिली हैं। जो फारस से प्राप्त जो मोहरे हैं वो कहां से कहां मिली है? लोथल में मिली है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, पीवाईक्यू है। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लोथल की भूमिका के बारे में वर्णन कीजिए। चलिए, इसके बाद अब हम लोग आते हैं वनावली। याद रखिएगा, वनावली। इसके बाद हम लोग आते हैं कहां? वनावली। ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, वनावली के बारे में भी जानना बड़ी जरूरी है। वनावली, वनावली याद रखिएगा, वनावली किसके द्वारा खोजा गया था? आर.एस. विष्ट के द्वारा, यानी कि रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा। कब? 1973 में। कब? 1973 में मेरे भाई। और कहां पे है? ये सरस्वती नदी के पास। कहां पे है? सरस्वती नदी के पास। कहां पे है? सरस्वती नदी के पास। आइए, ये बात तो हम लोग जान गए। आइए इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, जल निकासी। देखिए, जल निकासी का अब यहां पे क्या है? हड़प्पा सब, हड़प्पा देखो, अन्य शहरों मतलब अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत यहां पे क्या कहते हैं? जल निकासी व्यवस्था की कमी पाई गई। यहां पे ना उस प्रकार का जल निकासी व्यवस्था नहीं था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? उस प्रकार का जल निकासी व्यवस्था यहां पे नहीं पाया गया है। और याद रखिएगा, अब ये समझिएगा, यहां पे एक चीज ध्यान से समझने वाले से क्वेश्चन बनता है यहां पे, ठीक है ना? यहां पे याद रखिएगा, बढ़िया किस्म के, यानी कि शिल्प और कृषि। समझिएगा पहली बात, यहां पे बढ़िया किस्म के जौ और मिट्टी के बना हुआ हल, यानी कि जौ मिला है, यानी कि बढ़िया किस्म का, यानी कि जौ का प्रमाण कहां मिला है? तो याद रखिएगा, वनावली में। वनावली में ध्यान से समझिएगा। और मिट्टी के बने हल मिले हैं। मिट्टी के बने हल मिले हैं। याद रखिएगा, मिट्टी के बने हल मिले जो खिलौना के रूप में। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। बस इससे इतना ही क्वेश्चन बना हुआ है। और याद रखिएगा ये चीज इतना दिमाग में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि जौ का प्रमाण कहां मिला है? तो वनावली में। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ कि मिट्टी के बना खिलौना का हल कहां मिला है? तो यानी कि वनावली में। चलिए, इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है, सॉरी, इतना तो हम लोग समझ गए। आइए यहां से दूसरा देखते हैं। आइए यहां पे बात करते हैं हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदारो और लोथल के बारे में। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इसको कब खोजा गया? तो 1921 में। कोई दिक्कत? इसको 1922 में। इसको 1955 से लेके 1957 लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? इसको अच्छा से लिख दो भाई, 57 तक। याद रखिएगा, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया? तो ये बात आपको भी पता है। हड़प्पा खोजा गया, क्या कहते हैं? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद ये किस नदी के पास है? रावी नदी के पास है। किस नदी के पास है? रावी नदी के पास है। मोहनजोदारो किसके द्वारा खोजा गया? रखालदास बनर्जी के द्वारा। कब खोजा गया? 1922 में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई दिक्कत है। ये कौन से नदी के पास है? ये सिंधु नदी के पास है। ठीक है, अब आइए लोथल। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है। ठीक है, और किसके द्वारा खोजा गया? रंगाराव के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1955 से लेके 1957 के बीच में। कोई दिक्कत यहां से? 55 से 57 के बीच में रंगाराव के द्वारा। कौन सा नदी है? भोगवा नदी है। कौन सा नदी है? भोगवा नदी है। कोई दिक्कत यहां तक? ये बात दिमाग में रखिएगा। अब एक बात और समझिएगा। देखिए, जैसे हम लोग एक बात जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे कि ठंडी में उसका कैपिटल कुछ और हो जाता है और गर्मी के समय कैपिटल कुछ और हो जाता है। यानी कि उसका 2 कैपिटल है। यानी कि समय 6 महीना के बाद कुछ और कैपिटल बन दिया जाता है और उसके बाद 6 महीना के बाद दूसरा कैपिटल बन जाता है। इसी तरह याद रखिएगा कि मोहनजोदारो में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी उनके 2 क्या मिले थे? राजधानी मिले थे। 2 राजधानी के बारे में बात होता है। और कौन कहता है? याद रखिएगा, स्टूवर्ड। याद रखिएगा, किसके द्वारा यह बात कहा गया है? स्टूवर्ड।
ठीक है ना, पिगेंट के द्वारा कहा गया है। यानी कि पिगेंट के द्वारा यह कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का दो राजधानी था, कौन कौन, मोहनजोदारो और हड़प्पा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जुड़वा नगर कहा गया है। यानी कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा नगर कौन सा है, यानी जुड़वा शहर मतलब जुड़वा नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदारो। याद रखिएगा ट्विंस कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? आइए यहां तक ध्यान समझिएगा। तीसरा, लोथल को क्या कहा गया है, लोथल को क्या कहा गया है, कैपिटल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो लोथल को क्या कहा है, कॉमर्शियल कैपिटल कहा गया है, यानी कि वाणिज्यीय क्या कहा गया, राजधानी कहा गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत का जो राजधानी क्या है, नई दिल्ली, हम सबको पता है। लेकिन याद रखिए, अगर हम आपसे पूछे भारत का कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, तो आप नई दिल्ली बोलिएगा तो आप गलत है। भारत का कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, मुंबई। याद रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत यहां तक, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये चीजें यहां भी लागू होता है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे। आइए यहां पे एक चीज समझिएगा, हम लोग ये बात पर डिस्कशन उस समय कर चुके हैं। यहां पे हाँ, एक चीज यहां पे याद रखिएगा, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे जो ईंटा मिलता था, उस ईंटा का साइज को मेजरमेंट किया गया तो एक रेशियो में मिला। उस रेशियो क्या नाम, रेशियो क्या था, तो ध्यान से समझिएगा। वो रेशियो था 4, ठीक है ना, 1:2 के रेशियो में था। यानी कि गजब का रेशियो था, यानी कि 4:2:1 के रेशियो में बनाया जाता था। यानी कि ईंटा का जो मतलब रेशियो था, बनाने का जो आकार था, मतलब किस आकार में बनाया था, 4:2:1 में बनाया जाता था। और जो अगर दूर से देखने पे हड़प्पा सभ्यता एक शतरंज की जैसे दिखता था। यही बात यहां पे कहा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए एक चीज और समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जहां जहां हड़प्पा सभ्यता देखा गया, वहां पे ना 2 प्रकार के मतलब 2 स्तरीय नगर संरचना देखी गई। हड़प्पा सभ्यता में 2 स्तरीय नगर की संरचना देखी गई। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता। देखिए दुर्ग का मतलब ही क्या है, हम तो आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चारों तरफ से घिरा होना, प्रोटेक्शन वॉल। ऐसा समझिएगा कि कोई महल है, ठीक है ना, और उसको चारों तरफ से घिरा गया, घेर दिया गया, उसको कहते थे दुर्ग। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा। अब सोचिए कि अगर एक तो दुर्ग जो होता था ऊंचे स्थान पे होता था, ऊंचा स्थान पे होता था। अब सोचिए एक बात कि ऊंचा स्थान पे कौन रहेगा, या तो राजा रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? या तो राजा रहेगा या तो पुरोहित रहेगा। तो ये सब, तो यानी कि ऊंचे स्थान पे राजा और पुरोहित। और याद रखिएगा जो ऑफिशियल वर्कर सब था, यानी कि जो कामकाजी लोग सब था, ये ऊंचे स्थान पे रहते थे। जो कहां होता था, पश्चिमी टीला, जिसको क्या कहते थे, दुर्ग कहा जाता था। कोई दिक्कत यहां तक? और निचले स्थान पे यानी कि पूर्वी टीला में जो दुर्ग रहित था, वहां पे कौन रहते थे, आम नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार रहा करते थे। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ पाए हैं कि नहीं? ये बात समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये बात आप लोग समझ गए। यहां तक तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए यहां पे बात करते हैं। दूसरा है धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। याद रखिएगा धोलावीरा जो है वो गुजरात में। याद रखिएगा, समझिएगा पहले, धोलावीरा एक ऐसा जगह है जहां पे सब नगरों में तो 2 स्तरीय था, लेकिन धोलावीरा में क्या था, 3 स्तरीय नगर देखा, 3 स्तरीय नगर व्यवस्था देखा गया। दुर्ग, मध्यवर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। दुर्ग सबसे ऊपर, दुर्ग, मध्य और निचला देखा गया। यही एकमात्र जगह था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कौन? धोलावीरा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और याद रखिएगा यहां का जल प्रबंधन व्यवस्था था वो सबसे आधुनिक था। यहां का जो जल प्रबंधन व्यवस्था था वो सबसे आधुनिक था। यानी आंगन के, अब समझना, याद रखिएगा, ये बात समझिएगा। और यहीं पे ध्यान समझिएगा, रसोई। अब याद रखिएगा, रसोई कुएं के साथ यहीं पे मिला है। रसोई जो थे, जो खाना बनाने का घर होता था, वो रसोई जो खाना बनाने घर में मतलब किचन जिसको कहते थे, वो कहां पे, कुएं के साथ हुआ करते थे। याद रखिएगा इस प्रत्येक घर ईंटे के मतलब पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियों से, यानी कि प्रत्येक घर जो था उसकी से पक्की ईंटों के नालियों, ढकी हुई नालियों से जुड़ा हुआ था। यह बात कहता है जो सड़क के नीचे था। कोई दिक्कत यहां तक? ये याद रखिएगा ध्यान से। आगे चलिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट, अब एक सवाल आपसे बना हुआ है क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के मतलब खादान में गेहूं
और जौ मुख्य फसल थे। बात समझ पा रहे हैं? गेहूं और जौ मुख्य फसल थे, ये चीज हम लोग जान चुके हैं। और ये भी जानते हैं कि हड़प्पा में जो 12 कोठरी का जो रूम मिला था उसमें यही चीज हम लोग को मिला था। लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं। देखो धान रोपने का कहीं कुछ मिला उला नहीं, लेकिन दो ही जगह पे लोथल और रंगपुर में क्या मिला है? धान का साक्ष्य मिला है। आइए यहाँ पे, और याद रखिएगा विश्व में सबसे पहला कपास का उत्पादन किया गया। यानी कि याद रखिएगा भारत तो ऐसे भी क्या कहते हैं, कॉटन इंडस्ट्री का सबसे नंबर 1 हुआ करता था जब तक अंग्रेज भारत पे आके शासन नहीं किया। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे पहला कपास उत्पादन किया। और क्या कहते हैं, यूनानियों के क्षेत्रों में क्या कहता था? सीडन कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहला कपास उत्पादन किया, ठीक है ना। याद रखिएगा कपास, यानी कि भारत जो था सिंधु घाटी सभ्यता वाला लोग थे, वो क्या करते? कपास का उत्पादन करते थे। और ये क्या यूनानियों को जब बेचते थे तो यूनानियों लोग किसको क्या कहते थे? सीडन कहते थे, सीडन कहते थे। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कृषि तकनीक खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग मतलब होता था। और ये कहां मिला है? कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं, तो आप एकदम कालीबंगन लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? कालीबंगन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत? यहां पर धातु के सीमा, अब समझिएगा, यहां के लोग जानते हैं लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। इसीलिए यहां पे हम लोग को क्या मिलता है? कांस के बने हुए मूर्ति मिलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, प्रमुख याद रखिएगा, प्रमुख पशु में बैल, भैंस, समझ गए, भेड़, बकरी, ठीक है, सुगर पाले जाते थे, ठीक है ना। और कुंवर वाले, याद रखिएगा, कुंवर वाले सांड कि विशेष रूप से, मतलब विशेष यानी कि विशेष पशु अत्यधिक पूजनीय था। यानी कि कुंवर वाले जो सांड हुए करते थे उसको क्या कहते हैं? पूजनीय। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, किस जानवर का पूजा किया जाता था? तो यानी कि कुंवर वाले सांड का। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत? यहाँ पे सांड का पूजा किया। लेकिन एक बात और है, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि देखिए घोड़े, अब समझिए घोड़े के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल है। सिंधुवासी समान तो घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन अपवाद के स्वरूप में, याद रखिएगा, सुरकोटदा में याद रखिएगा, सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है। कहां क्या मिला है? सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला। अवशेष मिला। कहां मिला है? सुरकोटदा में। कहां मिला है? सुरकोटदा में। कोई दिक्कत यहां तक? याद रखिए, गाय के स्पष्ट अवशेष, ठीक है ना, और ऊंट की हड्डियां कालीबंगन में भी प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा ऊंट कहां मिला था भैया, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कालीबंगन में। कुछ आपको लिखना पड़ेगा, कुछ नोट्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हम ऊपर कर देते हैं, हालांकि आप इसको अच्छे से आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। आपको ये चीजें आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। और हम कोशिश, आप जाहिर सी बात है कि आप ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी का ऐप ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइएगा, आपको ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी का ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। याद रखिएगा, नाम क्या है? ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी। आपको वहां पे ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान से समझिएगा। और कोई देखिए यहां पे, याद रखिएगा, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान समझिएगा, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा, क्या यहाँ पे पैसा चलता था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो भाई यह पैसा नहीं चलता था, यहाँ पे बार्टरी सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। यानी कि आपको अगर क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो क्या कीजिएगा, मतलब कि आप गाय बेचिएगा। उसी हिसाब से अगर किसी को गाय चाहिए तो गाय दे दीजिए, आप उसे गेहूं ले लीजिए, वही बात कहा जाता था। याद करिएगा, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस चीज का मोहर मिलता था? सेलखड्डी का मोहर। व्यापारिक सामान, यानी कि व्यापारिक सामान की पहचान के लिए सेलखड्डी की क्या कहते थे? मुहरे उपयोग की जाती थी। याद रखिएगा, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो मुहरे थे किस चीज के बने हुए थे? सेलखड्डी की बने हुए थे। याद रखिएगा, इस सवाल की बहुत बार पूछा गया और इस बार भी एग्जाम में आया था। याद रखिएगा, विदेशी व्यापार, मेसोपोटामिया से इसका व्यापार मिला हुआ है। इस साल का भी ये सवाल था कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का अवशेष मिला गया, और वहां के लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। याद रखिएगा, इस बार भी क्वेश्चन ये बना था, आया हुआ था एग्जाम में। हालांकि हम बच्चों को बता दिए थे तो मेरा तो सब लड़ गया था क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसको अच्छे से देखिएगा। आइए हम लोग अब अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। याद रखिएगा, विचारों वर्म समझिएगा,
हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या थे, प्रोटो हिस्टोरिक थे, यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल था, जहां पे क्या था, जो चिन्ह था, जिसके बारे में भले यहाँ पे लिखने का कला आ चुका था, लेकिन आज तक हम लोग इसके बारे में क्या किए हैं, लिपि के बारे में जानकारी नहीं पता चल पाया है। क्या नहीं चल पाया है? लिपि के बारे में जानकारी नहीं पता चल पाया है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह, जो प्रतीक थे के माध्यम से, यानी कि ये क्या कहते हैं, विचार और वर्णमाला को चिन्ह और प्रतीक के माध्यम से क्या किया था, व्यक्त किया जाता था। इनकी लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह मिले। इनकी लिपि में कितने चिन्ह मिले हैं? 64 मूल चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। फिर याद रखिएगा, इनमें लगभग 250 से लेके, यानी कि 250 से 250 से लेके 400 तक अक्षर का एक विशिष्ट शब्दकोश था। यानी कि ये बात यहां पे कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे चलिए। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये इस बार कहीं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में, सबसे पहले आइए अब हम लोग बात को समझते हैं। यहां पे एक शैली, लिखने की पद्धति कैसे थी तो समझिएगा। पहली बात, यहां पे एक शैली पाया गया जिसको क्या कहा था, बुस्टोफैदन शैली कहा जाता था। बात समझ पा रहे? इस शैली को क्या कहा जाता था? बुस्टोफैदन शैली कहा जाता था। याद रखिएगा, जो शैली क्या होता था, पहले हिंदी में समझिएगा, दाएं से बाएं, फिर उसके बाद बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि कैसे, राइट टू लेफ्ट, यानी कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। हालांकि हम लोग अपना अभी जो लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं इधर साइड से तो लेफ्ट टू राइट की ओर लिखते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, लेकिन ये बुस्टोफैदन शैली में क्या होता था, दोनों तरफ से लिख दिया जाता था। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन पहली पंक्ति क्या होती थी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, दाएं से बाएं, फिर उसके बाद बाएं से दाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा। यहां तक तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरे चीजों को जान लिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा, अब आधुनिक तत्कालीन में बावजूद भी ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। याद रखिएगा, यही बात कहने का मतलब क्या है कि अभी तक इस लिपि को डिकोड नहीं किया गया, अभी तक अनपढ़ी है, यानी कि इसको पढ़ी नहीं गई है। जितना भी लिपि हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 64 जो क्या होता है मूल चिन्ह मिले हैं, उसमें से हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं। और जो शब्दकोश भी था, जो कितने के शब्दकोश था, यानी कि माना जाता है कि इसका शब्दकोश माना जाता है कि 250 से लेके 400 तक था, उसमें से किसी चीज को भी हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इतना बात समझ पाए हैं कि नहीं? याद रखिएगा, यहीं पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है और हम लोग इसके बाद अब हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कोई दिक्कत? जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों करवा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा, इसका सारा का सारा का आपको पीडीएफ कहां मिल जाएगा, ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ मतलब कि ऐप का लिंक डाल दूं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ चलते हैं, तत्कालीन समय भी हो चुका है, ठीक है ना? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।